आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं वर्ग 12वीं से इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आई, जो रेनबो 2 के चैप्टर नंबर 10 आता है, यानी कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज। यानी आज हम लोग भारत को एक ट्रैवलर के नज़रों से देखेंगे। आज हम अपने प्यारे भारत को एक पर्यटक के नज़रों से देखेंगे, और यह जो पर्यटक कौन है, जो पर्यटक है वह पर्ल एस बक। तो पर्ल एस बक के बारे में जानते हैं, यानी कि पर्ल एस बक का जन्म 1892 और डेथ कब हुआ था 1973, और पर्ल एस बक का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। यानी कि अमेरिकन बाय बर्थ, या लोग कोई ऑब्जेक्टिव के प्रश्न के अनुसार आप लोग अमेरिकन बाय बर्थ, यानी कि इनका जो जन्म तो अमेरिका में हुआ था, ये जन्म से अमेरिकी थी। वाज रियर्ड इन चाइना, रियर्ड का मतलब पालन पोषण कहाँ हुआ था, बाई हर मिशनरी। पर्ल एस बक का जन्म अमेरिका में 1892 ईस्वी में हुआ था, और बट वाज रियर्ड इन चाइना, लेकिन इनका लालन पालन और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ था, चाइना में, चीन में हुआ था। बाई हर मिशनरी पेरेंट्स, यानी कि मिशनरी का मतलब क्या होता है ना, कि विदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले को मिशनरी बोलते हैं। यानी कि इनके जो माता पिता थे, जो धर्म प्रचारक थे, वे लोग चीन में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। उन्हीं का जो पर्ल बक का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। सी टॉट इन चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, पर्ल एक बक जो है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। सी इज़ नोन फॉर हर ट्रैवलॉग एंड मेमोरीज। ट्रैवलॉग का मतलब होता है यहाँ पे यात्रा वृत्तांत, और मेमोइर्स का मतलब होता है जीवन स्मरण। पर्ल एस बक यात्रा वृत्तांत और जीवन संस्मरण के लिए जानी जाती है। सी रोट पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट्स टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल, ल्यूसिड एंड एफर्टलेस इंग्लिश। इसका अर्थ हुआ कि सी रोट अर्थात पर्ल एस बक लिखती थी। पर्सनल अकाउंट्स मतलब होता है अब विवरण, यानी कि व्यक्तिगत विवरण ऑफ हर अपनी यात्राओं की, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज भिन्न भिन्न देशों की अपनी यात्राओं के बारे व्यक्तिगत विवरण को, विचारों को लिखती थी पर्ल एस बक इन सिंपल, एकदम साधारण रूप से। ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, एंड एफर्टलेस यानी कि सरल अंग्रेजी में लिखती थी। पर्ल एस बक दुनिया के जिस देश की यात्रा करती थी, वहाँ पे जाने पर उस देश की कहानी होती थी, उस देश की घटनाएं होती थी, क्या देखा, क्या महसूस किया, और उन सारे चीज़ों को एक विवरण के रूप में स्पष्ट रूप से अंग्रेजी के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से और साधारण और सिंपल, एकदम सरल और साधारण स्पष्ट अंग्रेजी भाषा में वह अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखती थी। सी ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज मिला था। 1938 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखते हैं, नोटेबल एमंग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स ऑफ अर्थ। चीफ वर्क्स का मतलब इनकी मुख्य कृतियाँ, नोटेबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इनके जो मुख्य रचनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण था द गॉड्स अर्थ 1931 में लिखा था, और नोवेल ऑन चाइना। द गॉड्स द अर्थ है ना, ये उपन्यास है, ये चीन पे लिखा, यानी कि चाइना के बारे में लिखा गया। कम्स माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड, और इंडिया को पृष्ठभूमि मानकर इनकी एक और रचना है कम माई बिलव्ड द प्रेजेंट पीस इंडियाज थ्रू अ ट्रैवलर आइज। या जो प्रस्तुत जो पीस है, जो प्रस्तुत पाठ है, जिसका नाम है इंडियाज थ्रू अ ट्रैवलर आइज, इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक अंश है, एक उद्धरण है, फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, यानी कि जिसका नाम माई सेवरल वर्ड्स, यानी उसी पुस्तक से यह लिया गया छोटा सा अंश है, विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड फॉर हर लाइफ, यानी कि इनका जीवन का एक व्यक्तिगत लिपिगत मतलब रिकॉर्ड का मतलब होता है लिपिबद्ध विवरण। तो यह जो है ना इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। यह अंश कहाँ से लिया गया है, तो यह अंश लिया गया, इनकी रचना है माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है।
माई सेवरल वर्ड्स रचना एक पर्ल एस बक की जीवन का व्यक्तिगत लिपिबद्ध विवरण है। इट शोज हर लव फॉर द पोरेस्ट पीपुल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। भारतीय गांवों में रह रहे निर्धनतम लोगों के प्रति इनके प्रेम को प्रदर्शित करने वाली यह पुस्तक है। यानी कि अर्थात यह भारत के गरीब लोगों को बहुत प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी। आइए हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज। एक और ये परलेस बक। इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ। ये बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि। ये कह रही है कि भारत हमेशा से ही मेरे जीवन का बैकग्राउंड का मतलब भारत से ही हमें जीवन का पृष्ठभूमि रहा है। बट आई हैड नेवर सीन इट। लेकिन मैंने आज तक हिंदुस्तान को कभी देखा नहीं था। होल एंड फॉर माई सेल्फ अनटिल नाउ। मैंने पूर्ण रूप से या मैंने स्वयं भारत को नहीं देखा था। एट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड। आप लोग ये पर्लेस बैक यानी कि जो जन्म से अमेरिकी थी और रहती थी चीन में थी, और इनका जो फैमिली डॉक्टर था ना वह भारतीय था। यह कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। एट द स्टोरीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ एंड टोल्ड व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्ची थी तब उनके जो मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे और उनकी जो पत्नी थी ये जो कहानियाँ कहती थी ना, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी जो फैमिली डॉक्टर थे एक भारतीय व्यक्ति थे, वह भी कहानियाँ कहते थे कि भारतीय डॉक्टर की जो पत्नी थी वह भी कहानियाँ कहती थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं उन कहानियों को सुनती थी। एंड वेन ओवन देमसेल्व्स इनटू माई ग्रोइंग ड्रीम्स। और उन कहानियों को अपने स्वप्न का हिस्सा बना लिया था। मैंने उन कहानियों को बढ़ते सपने को गूँथ लिया था। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट द कंट्री। दैट कंट्री का मतलब इंडिया। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग। मैं बहुत पहले ही पढ़ चुकी थी एवरीथिंग, ये सब कुछ। दैट आई कुड हैड अबाउट दैट कंट्री, यानी कि भारत के बारे में मुझे जो कुछ भी मिला था उन सभी चीज़ों को मैं बहुत पहले ही पढ़ चुकी थी। आगे देखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्नड बुद्धिज्म एंड द लाइव्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। पर्लेस बक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। फ्रॉम माई फादर, अब मैंने अपने पिताजी से लर्न ऑफ थ्रू बुद्धिज्म। मैंने भारत के बारे में सीखा था थ्रू द बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के माध्यम से। एंड द लाइफ और हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, और भगवान बुद्ध के जीवन के जीवनी से और बौद्ध धर्म के माध्यम से मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सुना था, भारत के बारे में बहुत कुछ सीखा था। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग का याद दिलाना। वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वैरायटी का मतलब विविधता। ऑफ ह्यू का मतलब होता है यहाँ पे रंग या छटा। दैट इज़ इंडियन लाइफ एज अ वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन। ये कह रही है कि जो वेरी वर्ड कलर, ये कलर जो शब्द है, ये जो रंग जो शब्द है, यह मुझे भारतीय जीवन की याद दिलाती है। यानी कि भारतीय जीवन के जो ह्यू है, भारतीय जीवन की जो रंग है, ये उसके रंगों की जो विविधता है, यह जब भी कोई वर्ड यानी कि रंग कलर ये सब रिमाइंड्स में यानी कि जब याद दिलाता है तो अब द वैरायटी ऑफ द ह्यू यानी कि रंगों के विविधता को याद दिलाती है। और रंगों के विविधता का मतलब होता है भारत का जीवन, अर्थात भारत का जो जीवन है यह विविधताओं से भरा हुआ है। अर्थात जब भी रंग शब्द आता है तो मुझे भारत का जीवन की याद दिला देती है। एज अ वेरियस एज आवर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन। एज वेरियस, एज यानी कि जो जितनी विविधता है वह अमेरिकी जीवन के ह्यूमन का मतलब होता है कि सीन का मतलब होता है नज़ारा। अमेरिका के मानवीय नज़ाराओं, मानवीय दृश्यों में जो विविधता है ना, वही विविधता भारत के जीवन में भी है। इन कश्मीर
आगे आगे शुरू करते हैं कश्मीर से। इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेंडर्स, बारबेरियन का मतलब होता है क्रूर और बर्बर असभ्य। फ्रॉम द इन्वेडर्स का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग का, इन्वेडर्स का मतलब होता है हमलावर। इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम द यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना। कश्मीर में जहाँ से वाइट गोरे बर्बरी असभ्य और हमलावर और यूरोप से, यानी कि बहुत पहले से यूरोप से जितने भी गोरे हमलावर, जितने भी घुसपैठिया थे, सब कश्मीर के माध्यम से ही भारत में घुसपैठिया करते थे। इसलिए द पीपुल आर ऑफन फेयर, इसलिए कश्मीर के जो लोग होते हैं ना वो गोरे होते हैं। क्यों गोरे होते हैं समझिएगा। जो भारत में क्यों भी जितने भी विदेशी हमलावर हुए, यानी जितने घुसपैठिया हुए, सब कश्मीर से ही प्रवेश करते थे। इसलिए कश्मीर के लोग जो गोरे होते हैं, ये भारतीय जीवन के विविधता को दर्शाता है। आगे समझेंगे। ऑबर्न हेयर्ड ब्लू आइज, लाल भूरे रंग के ऑबर्न हेयर्ड ब्लू आइड वोमेन आर ब्यूटीज देयर। ये कह रही है कि यहाँ पे जो नीली आँखों वाली और लाल भूरे बालों वाली महिलाएं होती है, उनको खूबसूरत स्त्री मानी जाती है। अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड अ कश्मीर मैन, यानी ये कह रही है कि मेरे बहुत सारे भारतीय मित्र जो है, उन्हीं में से एक जो मेरी सहेली जो है ना, हैज़ रिसेंटली, हाल ही फ़िलहाल में मैरिड किया, कि विवाह की है ये कश्मीरी मैन से। हाल ही में मेरी एक सहेली ने कश्मीरी लड़के से विवाह की है, कश्मीरी लड़के से वह विवाह की है। हु दो हिज हेयर इज़ डार्क, यद्यपि उसका जो कश्मीरी लड़के का जो बाल है ना यह काला है। हैज़ आइज अ क्लियर ग्रीन, और उसकी जो आँखें हैं ना बिल्कुल हरी हरी है। द स्किन कलर ऑफ कश्मीरी इज़ लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर द क्लासिक एज द ग्रीक। याद रखिएगा, वस्ट 19 प्रश्न में आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण है ये कह रही है कि द स्किन कलर ऑफ द कश्मीर इज़ वेरी ऑफ इज़ लवली क्रीम। जो कश्मीर के जो लग हैं, उनके जो चमड़ों का जो रंग होता है ना वह लवली क्रीम, यानी कि बहुत ही सुनहरा एकदम क्रीम के रंग का होता है, खोआ का रंग का होता है, एंड एकदम सफ़ेद होता है। एंड द फीचर्स आर, और उसका जो फीचर्स का मतलब तो शरीर का अंग, आँख कान नाक इत्यादि। जम्मू कश्मीर के लोग जो चमड़े का रंग जो होता है बिल्कुल गोरा होता है एकदम विद द फीचर्स। उनके आँख नाक कान सब क्लासिक आर एज क्लासिक एज द ग्रीक, और उतने ही आकर्षक होते हैं जितने कि ग्रीक के लोग होते हैं। यानी कि ग्रीक के लोग जितने खूबसूरत होते हैं ना, उतने कश्मीर के लोग भी खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं। क्योंकि जितने भी गोरे विदेशी घुसपैठिया किए सब कश्मीर के ही आए, इसीलिए कश्मीर के लोग गोरे होते हैं और उनके चमड़े का रंग भी गोरा होता है, और उनके चेहरा का बनावट होती है वो सब ग्रीक के लोगों के जैसा होता है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी, भारत के समूचे लोग, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज द बिलोंगिंग टू द कॉकेजन रेस। एक कॉकेजेंट रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह कि बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोग मस्ट बी रिकॉर्ड, यानी कि भारत के सभी लोगों का माना जाना चाहिए एज बिलोंगिंग टू द कॉकेजेंट रेस। यानी कॉकेजेंट रेस का मतलब होता है गोरी प्रजाति का। भारत के सभी लोगों को गोरी जाति का ही माना चाहिए। वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ, भले ही दक्षिण के लोगों का रंग जो भी हो, लेकिन भारत के लोगों को कॉकेजन रेस यानी कि गोरी जाति का ही माना जाना चाहिए। दो इट बी एज अ ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स। आप दक्षिण भारत में चले जाओगे तो वहाँ पे का जो चमड़े का जो रंग होता है ना वह उतना ही काला होता है जितना कि अफ्रीकन्स लोग काले होते हैं। फिर भी भारत के लोगों को आपको कॉकेजन रेस यानी कि गोरा का ही मानना चाहिए। ये परले से एक बात कहते हैं। नंबर 3 में चलते हैं, क्या बोलती है। एंड इंडिया हैज़ अमेजिंग अ वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ। ये कह रही है कि इंडिया हैज़ द अमेजिंग वे, यानी कि भारत एक शानदार तरीका है। अमेजिंग वे यानी कि शानदार तरीका। वे ऑफ अपीयरिंग का मतलब होता है प्रकट होना, सामने आना और अचानक से दिखाई देना।
इंडिया हैज़ अमेजिंग वे ऑफ अपीयरिंग अनएक्सपेक्टेडली, यानी अकस्मात रूप से अदर लाइफ। भारत के जो लोग हैं ना, ये दूसरे जीवन के दूसरे देशों में अप्रत्याशित रूप से ये अपना समूह बना लेते हैं। सुनिए कैसे। एज फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टुडे इन द लाइट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये जो साउथ अफ्रीका के जीवन का उदाहरण दे रही है पर्लेस बैक, यानी कि भारत के लोगों के अमेजिंग वे है कि शानदार तरीका है, किसी भी दुनिया के कोने में बड़ी आसानी से ये लोग घुल मिल जाते हैं, वहाँ पे वे लोग अपने नए समूह का निर्माण भी कर लेते हैं। ये जो साउथ अफ्रीका का उदाहरण देती हुई कहती है, द इंडियंस मेक अ थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड वाइट, यानी कि साउथ अफ्रीका में एक यहाँ पे मूल निवासी यहाँ कि जिसको अफ्रीकन बोलते हैं, दूसरा समूह है ब्लैक एंड वाइट, गोरे और काले रंग का एक समूह है, अफ्रीका का मूल लोगों का एक समूह है, और भारतीय मूल के लोगों ने एक तीसरे समूह का निर्माण कर लिया है दक्षिण अफ्रीका में। तो जो वह कौन कर रही है, पर्ल एस बक बोल रही है। फॉर दैट मैटर देयर वाज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, and why should there have been Indian doctor in Chinese port to tend an American family? ये जो वर्ड आप लोग टेंड देख रहे हैं, टेंड का मतलब होता है देखभाल करना, और जैसा मैंने कहा कि भारत के लोग आसानी से कहीं भी रह जाते हैं, कहीं भी घुल मिल जाते हैं, और इसका सीधा सा उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे स्थानीय लोग और एक अलग समूह होता है और वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का भी अलग समूह है, और भारत के लोगों ने एक तीसरे समूह का निर्माण कर लिया है। फॉर दैट मैटर, उस मामले के लिए, देयर वाज एक और उदाहरण दूंगी इंडियन असेंबली का, यानी कि जो फैमिली जो डॉक्टर है वह इंडियन है। एंड वाई शुड देयर हैव इंडियन डॉक्टर इन चाइनीज पोर्ट टू इन अमेरिकन फैमिली, एक अमेरिकी परिवार देखभाल के लिए एक चाइना में एक चीनी बंदरगाह पे एक भारतीय डॉक्टर की क्यों आवश्यकता, पर्ल से कहती है कि मैं जन्म से अमेरिकन हूँ, रहती हूँ चाइना में, और हमारा जो फैमिली जो डॉक्टर है इंडिया का है। इस बात से पता चलता है कि भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से घुल मिल जाते रह जाते हैं और अपना एक समूह बना लेते हैं, समूह स्थापित कर लेते हैं। एंड रूमर्स ऑफ इंडियन परसिस्ट, और भारत के बारे में एक अफवाह है कि जिसकी सच्चाई संदिग्ध होती है। एंड रूमर्स ऑफ द परसिस्ट, यानी कि भारत के बारे में अफवाह जो है वह विद्यमान है। फॉर दे आर मेमोरेबल पीपुल, वे लोग अस्मरणीय लोग हैं, ड्रामेटिक नाटकीय होते हैं, पैशनेट जुनूनी होते हैं, एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइव्स, और नाटकीय जीवन को भी प्राप्त भी करते हैं और हासिल भी करते हैं। ये पर्ल एस बक कहती है। नंबर 4 देखिए क्या बोलती है यहाँ पे, इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के लोग कितने शानदार हैं और भारत के लोगों ने क्या क्या किया और दुनिया के विकास में अपना कैसे योगदान दिया इतने वर्ष गुलामी के जंजीरों में बंधे रहने के बाद। सुनिएगा, यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। पर्ल्स बक कहते हैं कि आप देखते हैं ना, कि पर्ल्स बक कहती है कि आप देखते हैं ना, हाउ इंडिया हैज़ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। ये जो परमिएट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु के प्रत्येक भाग में समा जाना, पूर्णतः प्रभावित करना, व्याप्त होना। ये आप देख रहे हैं ना कि इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग, आप भारत का अपना तरीका होता है ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन को प्रभावित करने के लिए, यानी कि मानवीय जीवन में घुल मिल जाने का भारत का अपना एक अलग तरीका होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे आपको। एंड कंसीडर, और ज़रा और सोचिए, हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड, इसके अर्थ को समझने के लिए लेते हैं। एंड कंसीडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड मेयरली इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंस द प्रोड्यूसिंग, यानी कि यहाँ पर कह रही है कि ज़रा सोचिए कि भारत ने कैसे प्रबंध किया, कैसे मैनेज किया, तो इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, दुनिया को भारत ने कैसे प्रभावित किया है। इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि अभी भारत को आज़ादी मिले हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं और अल्प वर्षों में ही भारत ने कैसे दुनिया को प्रभावित किया है, इसके बारे में ज़रा सोचिए। मेयरली इन मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंस द प्रोड्यूसिंग द सुपीरियर इंडिविजुअल्स, भारत ने इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि व्यक्ति, भारत ने कुछ शानदार व्यक्तियों के जन्म दिया है,
भारत ने आज़ादी को मेंटेन किया है और आज़ादी के कुछ ही वर्षों के अंदर ही भारत ने दुनिया को प्रभावित भी किया है। ये पर्ल इस बक कहते हैं दे हैव पुट गुड यूज टू बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट। जो बेनिफिट्स जो अंग्रेज़ों ने जो लाभ दिए गए जो छोड़ गए उन गुड्स का यानी कि उन प्रोडक्ट्स का उन बेनिफिट का हम लोगों ने अच्छाई के लिए इस्तेमाल भी किया है। द नॉलेज ऑफ द वेस्ट यानी कि पश्चिम का भी ज्ञान है। द प्योर एंड एक्सक्विजली इंडिकेटेड इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ऑफ मेन एंड वोमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्लोब। यहाँ के जो महिला है यहाँ पे जो पुरुष है एक्सक्वेसली सुंदर यानी कि इन उच्चरित है यानी कि पुरुष और जो महिला जो है ना वह अंग्रेजी बोलते हैं और उनका जो उच्चारण उनका जो उच्चारण स्थान होता है बहुत ही अच्छा होता है। वे विटनेस ऑफ नेहरू एंड विथ हिम होस्ट ऑफ मैन। होस्ट का मतलब समूह और उनके साथ ही लोगों का एक समूह है उनको भी देखिए। लर्निंग हाउ टू गवर्न वे लोग हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद शासन तेज़ी से शुरू सीख रहे थे। एंड द फर्स्ट वुमेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरल असेंबली इंडिया ये बोल रही है कि आप लोग यहाँ पे देखिए कि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के बाद कैसे भारत ने दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे भारत ने अंग्रेजी शासन शानदार उपयोग किया। पंडित नेहरू की उसके उदाहरण है। पंडित नेहरू इसका उदाहरण है कैसे देखिए भारत में शासन कर रही है। एंड द फर्स्ट वोमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया। ये कह रही है कि देखिए संयुक्त राज्य का जनरल असेंबली जो आम सभा है उसके जो प्रेसिडेंट उसके जो अध्यक्ष है यानी कि उसको संयुक्त राज्य अमेरिका जनरल असेंबली जो है आम सभा के पहले महिला जो अध्यक्ष थी वह अध्यक्ष भी कौन थी वह विजया लक्ष्मी पंडित वह भारतीय थी। पर्ल एस बक जो थी ये कह रही है कि द फर्स्ट वोमेन यानी कि पहले ये महिला टू बी द प्रेसिडेंट जो बनी प्रेसिडेंट वह ऑफ द जनरल असेंबली आम सभा की ऑफ द यूनाइटेड नेशन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य की आम सभा के पहली महिला प्रेसिडेंट कहाँ के थी भारत की थी। क्या नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया। और कोरिया में जो प्रिजनल एक्सचेंज हुआ था यानी कि प्रिजनल एक्सचेंज का मतलब यानी कि कैदियों का अदला बदला हुई थी ना उस अदला बदली में इंचार्ज था वह जो प्रभारी ऑफिसर था वह भी एक इंडियन जनरल था। वह भी एक इंडियन हु वन ट्रस्ट यानी कि सभी लोगों ने उस पर क्या किया विश्वास किया। इसीलिए सभी लोगों ने उसकी अध्यक्षता में प्रिजनल एक्सचेंज कोरिया में क्या हुआ यानी कि प्रिजनल एक्सचेंज हुआ यानी कि किसके अधीन हुआ तो भारतीय जनरल के अधीन हुआ। ये कह रही है कि भारत के लोग इतना योग्य थे कि कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया में छा गए थे। इवन द ब्लस्टरिंग एंड द एक्यूजन्स ऑफ एट होम एंड द अब्रॉड। ये कह रही है कि एट होम का मतलब देश में अब्रॉड का मतलब विदेश में। कह रही है कि देश और विदेश में आरोप लगते रहे हैं कि धमकी मिलते रहे कि भारत को लोग दे रहे हैं धमकी बट नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। लेकिन भारत यंग इंडिया जो है न्यू इंडिया जो है नया जो भारत है उसके विश्वास में कोई बदल नहीं सकता कोई बदलाव नहीं पाया है। एंड द कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म परमिट्स आवर वर्ल्ड लाइफ। कह रही है कि जो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद ही भारत ने दुनिया को बड़ा प्रभावित किया। पंडित नेहरू ने बहुत ही अच्छा शासन चलाया। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है पहले जो वुमेन प्रेसिडेंट भारत से ही थी विजया लक्ष्मी पंडित। कोरिया में जो प्रिजनल एक्सचेंज हुआ उसमें भी इंचार्ज भी कोई इंडिया ही जनरल था। तो दुनिया में आरोप लगते रहे उसके बाद भारत में कॉन्फिडेंस को भारत के विश्वास को लोग डिगा नहीं पाए। एंड दिस कॉन्फिडेंस एंड फाउंडेड इन यील्डिंग आइडियलिज्म। और कॉन्फिडेंस जो है ना ये कहाँ मिलता है अनयील्डिंग आइडियलिज्म कभी न झुकने वाले कभी न डरने वाली कभी न सर झुकाने वाली आदर्शवाद कभी मिटने वाले नहीं आदर्शवाद में ये लोग विश्वास रखती है। ये विश्वास
एंड द प्रीमेल आवर वर्ल्ड, यह जो दुनिया के जीवन में यह घुल मिल जाती है, दुनिया के जीवन में घुल मिल जाती है। नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, पर्ल से क्या कहती है, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, मैं भारत क्या देखने के लिए गई। नॉट द ताजमहल, मैं भारत में ताज देखने के लिए नहीं जा, ऑल्दो आई डिड सी इट एंड बाय मूनलाइट, कह रही हैं कि भारत में क्यों आई। नॉट द ताजमहल, मैं ताजमहल को देखने नहीं आई, बट मैंने चांदनी रात में मैंने ताजमहल को देखा। बट नॉट फतेहपुर सीकरी, बट मैंने फतेहपुर सीकरी को नहीं देखा। ऑल्दो आई डिड सी इट, मैंने फतेहपुर सीकरी को देखा। नॉट द ग्लोरी ऑफ एम्पायर ऑफ द न्यू दिल्ली, मैंने दिल्ली को वहाँ भी देखने के लिए नहीं, वो शान शौकत को देखने के लिए नहीं आई थी। ऑल्दो आई डिड सी देम, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा। जब आप मन के आपके ये क्या करने भारत आए देखिएगा। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, मैं भारत में देखने और मिलने आई थी। 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 प्रकार के लोगों से मिलने के लिए, 2 प्रकार से लोगों के समूह से मिलने के लिए भारत आई थी। वह 2 समूह कौन कौन से देखिएगा। यहाँ पे आप लोग शहरों के युवा जो विद्वान, जो बुद्धिजीवी यानी कि पीजेंट्स ऑफ द विलेजेस, और गाँव के रहने वाले किसान यानी कि गाँव में रहने वाले किसान, और शहरों में रहने वाले पुजारी बुद्धिजीवी यानी कि बुद्धिजीवियों से मिलने के लिए पर्लेस एकबक भारत आए थे। डोज आई मीट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी इन द लिटिल हाउस इन द विलेजेस, शहर के बुद्धिजीवियों से मैं शहर के छोटे छोटे कमरों से मिली। एंड आई हर्ड, और किसानों से घरों से बात की। एंड आई हर्ड द पेयर प्लान्स, और मैंने मैंने योजनाओं को सुना। एंड आई हर्ड प्लान्स फॉर द फ्रीडम, और मैंने उनसे आज़ादी के बारे में सुनी, मैंने उसके आज़ादी के बारे में सुना और जाना। ऑल यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दैट अनदर इंटेलेक्ट अनबीटेबल का मतलब तो आप पढ़िए कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल्स, और जो बुद्धिजीवी थे शहरों के जो विद्यमान थे, ऑल द पहले से ही हम मानना था कि दैट द अनदर वर्ल्ड वार वाज इनविटेबल, एक और विश्व युद्ध हो जाए, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व था वह भारत के जो नौजवान थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वह बिटरली डिसअपॉइंटेड यानी कि बुरी तरह से निराश थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया। यहाँ पे जो इंग्लैंड ने जो वादा किया था मैं आप लोगों को आज़ादी दे देंगे, इंग्लैंड ने अपनी बातों से मुकर गया, यानी कि तोड़ दिया। इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड के बाद भारत के जो इंटेलेक्चुअल रिपीटली डिसअपॉइंटेड यानी कि बुरी तरह से नाराज थे। आफ्टर द इंग्लिश डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू, रीस्टोर का मतलब होता है यहाँ पे, रीस्टोर का मतलब पुनः वापस देना। ये कह रही है कि इंग्लिश हैड नो रियल पर्पस ऑफ द पीपल्स, ये जो शहर के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, शहर के जो पढ़े लिखे थे, उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत जो है ना हैड नो रियल पर्पस, यानी कि उनका जो मन है, उनका नो पर्सन, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। टू रीस्टोर द पीपल ऑफ इंडिया, इसके भारत को यह लोग समर्पित कर दे, ये लोग इनका इरादा नहीं था। आई कुड बिलीव इट, मैं भी इस पर भरोसा कर सकती थी। फ्रेश एज आई वॉज मैं भी कहाँ से थी, चाइना से थी। वेयर द पीरियड्स ऑफ पीपल्स ट्यूटलेग सेम्ड द मेंडल्स एंड द सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू द एवरी, चाइना में भी जो संरक्षक था सिम्ड एट, वह अंतहीन दिखता था, और वह भी क्या करता है, स्वशासन है कि सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्वशासन। एंड द सेंस गवर्नमेंट ऑफ द वेरी ईयर, यानी कि वह दूर दिखता था, यानी कि मैं चाइना से थी और चाइना में भी यही हाल था, भारत में भी यही हाल था। व्हेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, कॉन्क्वेरर का मतलब होता है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है विजेता। ये कह रही है कि कॉन्क्वेरर्स हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि प्रजा। ये जो कह रही है कि हमेशा जो विजेता होते थे ना,
वह उन्होंने अपने प्रजा से कहा करते थे कि तुम आज़ादी के लिए कब तैयार रहोगे। एंड इज सेड एंड और हमेशा जो विजेता थे ये हमेशा गुलाम रहते थे, सब हमेशा आज़ाद रहते थे। बट हु इज डिसाइड टू व्हेन द मोमेंट कम्स हाउ टू कैन पीपल लर्न टू गवर्नमेंट देमसेल्व्स एक्सेप्ट बाय देमसेल्व्स। और कीजिएगा, लेकिन पहले से बोले कौन यह फैसला करेगा। व्हेन दैट मोमेंट्स कम, जब आज़ादी मिलेगी तो यह फैसला कौन करेगा। एंड हाउ कैन पीपल लर्न हाउ टू गवर्न, और लोग शासन करना क्यों भूलेंगे। हाँ, जब तक गुलाम देश के लोग शासन करना नहीं करेंगे तब वे लोग शासन करना नहीं भूलेंगे। मतलब कैसे सीखेंगे। तुम कॉन्कोरर हो, तुम विजेता देश वाले हो, तुम विजेता हो, तो आप लोग कैसे शासन करना, आप लोग कैसे शासन के लिए तैयार हैं क्या। ये कह रही है कि नहीं, जब तक ये शासन नहीं करेंगे तब तक शासन करने योग्य आएगा कैसे। इसीलिए हम लोग भारतीयों को भारत को दे देना चाहिए। सो द इंटेलेक्चुअल इंडिया वेयर इम्बिटर, यानी कि जो भारत के लोग इसलिए बहुत ही नाराज़ थे वे लोग। एंड शुड थ्रू द आवर्स वाचिंग द आइज, यहाँ पे बोलते रहे देखो, उसके जो काली आँखों के चमक को देखते रही। एंड आई हेयरिंग द हिंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, और उनके जो भाषा अंतहीन भाषा को फ्लो को सुनती रही। द प्योरेस्ट इंग्लिश, एकदम शुद्ध अंग्रेजी बोल रहे थे। इनटू विच दे प्योर्ड फीलिंग्स, और शुद्ध वे लोग क्या कर रहे थे, अपने विचारों को शुद्ध अंग्रेजी में लिख रहे थे। कहाँ के, भारतीय शहर के युवा पढ़े लिखे। The plan then was that when the Second World War broke, India would rebel immediately against England and compel her by his complication to set her free। ये जो आप लोग देख रहे हैं वर्ड जो set free का मतलब आज़ाद कर देना। The plan set 1 and set B। The plan sent 1 the Second World War, भारत का लव किस लोग जैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा, इंडिया वुड रेबल का मतलब होता है विद्रोह करना। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होगा वो इंडिया हैज़ रेबल, यानी कि भारत बगावत करेगा, भारत विद्रोह करेगा इमीडिएटली इंडिया अगेंस्ट हर इंग्लैंड, यानी कि उसका इंग्लैंड के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा। कंपेल हर का मतलब होता है बाध्य कर देना, और हम भारत के लोग अंग्रेज़ों को कंप्लेन कर देंगे, यानी कि बाध्य कर देंगे बाय दिस कॉम्प्लेसन, है कि अपने विद्रोह से कि आप लोग सेटल फिर कि आप हम लोग आज़ाद कर दो। दे वुड नॉट बी फोर्स्ड एज द डिक्लेयर्ड एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि भारत के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों को साथ दिया था। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग अब हम लोगों को दूसरे विश्व युद्ध में अपने तरफ से लड़ाई करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। टू फायर एंड इंग्लिश, ये कह रहे हैं कि दे कुड ग्लीन पट द फर्स्ट वर्ल्ड वार ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का बाध्य नहीं कर सकते कि हम अंग्रेज़ की तरफ से लड़े हैं। तब मैंने पूछा यहाँ पे यंग इंडिया सेड प्राउडली, यहाँ पे तब भारत के नौजवानों ने गर्व से कहा वी विल आवर सेल्फ डिसाइड, हम लोग स्वयं फैसला करेंगे। वी विल आवर सेल्फ डिसाइड, हम लोग स्वयं फैसला करेंगे। वेदर द विश टू फाइट द इंग्लैंड साइड, हम लोग स्वयं भाषण करेंगे, हम लोग इंग्लैंड को साथ, तब हम लोग इंग्लैंड के तरफ से मिले, इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग इसका फैसला अब हम लोग करेंगे। ये फैसला नहीं आया है। अब अंग्रेज़ जो है हमले पक्ष में लड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जो फर्स्ट वार के बाद वे अपने वार से निकल चुके थे, इसीलिए अब हम फैसला करेंगे कि नोबेल प्राइज़ अब पक्ष के लड़ेंगे, हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ में लड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोग का चैप्टर बहुत लंबा है, लॉन्गर है, तो इसलिए आप लोग का और भी पार्ट है 9, 10, 11, उसके बाद फर्स्ट पार्ट है। आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।